दोस्तों नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र पांडे और आप देख रहे हैं गांव गाथा। दोस्तों आज इस एपिसोड में हम लोग बच्चों से जुड़े हुए एक अहम मुद्दे पे बात करने वाले हैं, जो एक कानूनी मुद्दा है और बच्चों के हित में है। आज इस मुद्दे पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में जो मेहमान हैं वो एक एक्टिविस्ट हैं, बहुत ही एक्टिव रहते हैं, चाहे सोशल मीडिया की बात हो, चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया की बात हो, वो महिलाओं का मुद्दा हो या स्वास्थ्य का मुद्दा हो, कोई भी सामाजिक मुद्दा हो, उससे वो बहुत ही गहरे जुड़े रहते हैं। तो इस चर्चा में आइए हम शामिल करते हैं श्री बृहस्पति पांडे जी का। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। बहुत बहुत धन्यवाद और गांव गाथा देखने वाले सभी दर्शकों को भी मेरा आभार, धन्यवाद। और आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप नियमित दर्शक हैं तो जो भी वीडियो है उसको शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। इससे हमारा मनोबल बढ़ता है, जो भी हम चीज़ें हैं और जानकारियाँ लोगों तक पहुँचती हैं जो प्रयास करते हैं। तो जो भी सवाल आज धर्मेंद्र पांडे जी पूछेंगे, कोशिश रहेगी कि उस पर हम सही जवाब दें और सरल भाषा में जवाब दें जिसको आसानी से आप समझ पाएँ, और कभी ऐसी स्थिति आए जो जिस विषय पर पूछने जा रहे हैं तो आपके काम आ सके। सर इस परिचर्चा में सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि पॉक्सो है क्या। हम लोग आज पॉक्सो पे बात करने वाले हैं, तो सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को बताइए कि पॉक्सो है क्या। देखिए, बहुत ही गंभीर एक्ट है, बहुत ही संवेदनशील एक्ट है, और यह एक्ट बच्चों को पूरी तरीके से, जो 18 साल के बच्चे हैं, यहाँ बच्चे शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, बच्चे में लड़का और लड़की दोनों शामिल किए गए हैं। इसके पहले क्या था कि कुछ जो कानून बने थे रेप से जुड़े या जो यौन उत्पीड़न से जुड़े जो कानून बने थे, वो आईपीसी एक्ट बने थे, कानून बने थे आईपीसी के रेप और यौन उत्पीड़न के मामले में, वो आईपीसी के अंतर्गत आते थे और उसमें सिर्फ महिलाओं को ही संरक्षण प्राप्त था, महिलाओं के साथ होने वाले उत्पीड़न के मामले में ही था। और दूसरा ये था कि महिलाओं के साथ पुरुष उत्पीड़न करता दिखाया जाता था, मतलब उसमें महिलाओं को दोषी नहीं माना जाता था। यह एक ऐसा कानून है पॉक्सो जो महिला और पुरुष दोनों को बराबर दोषी मानता है अगर किसी भी बच्चे का, यानी लड़के या लड़की का यौन उत्पीड़न होता है। तो यानी यह लड़के लड़कियों को दोनों को यौन संरक्षण प्रदान करता है और पूरी तरीके से उनको संरक्षण प्रदान करता है। दोषी मामले में महिला और पुरुष को दोनों को दोषी माना जाता है। यहाँ तक पॉक्सो की बात करें, इसका पूरा नाम है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज एक्ट, पॉक्सो। इसको अगर हिंदी में हम बात करें तो इसको कहा जाता है लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 इसलिए कहा जाता है क्योंकि 2012 में एक कानून आया था। उसी दौरान एक बहुत झकझोर देने वाली घटना हुई थी दिल्ली में, आपने सुना होगा, और निर्भया कांड, और पूरी दुनिया को झकझोर दिया था, इतने जघन्य तरीके से हुई थी। और उस घटना के बाद इस 2018 में इस एक्ट में थोड़ा सा संशोधन किया गया था जिसमें मृत्युदंड को भी जोड़ा गया। पहले मृत्युदंड नहीं जोड़ा गया था। यानी आज के दिन में अगर देखा जाए तो बच्चों को सुरक्षा प्रदान करने के मामले में इससे बेहतर कानून इतिहास में नहीं बना, पॉक्सो से बेहतर कानून। तो 18 साल तक के लड़के या लड़कियों को पूरी तरीके से यौन उत्पीड़न से संरक्षण प्रदान, लैंगिक अपराधों से संरक्षण प्रदान करने के लिए बनाया गया कानून है पॉक्सो, जिससे प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज एक्ट, यानी लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 कहा जाता है। इसमें कई अध्याय हैं। पहला अध्याय में बताया गया है कहाँ कहाँ लागू होगा। इसमें चूँकि आप अभी अच्छे नॉलेज रखते हैं पत्रकारिता के क्षेत्र में, एक्ट और सारी चीज़ें, आपने कई एग्ज़ाम भी दिए हैं, क्वालिफाई भी किए हैं, तो इन सारी चीज़ों को जानते होंगे अच्छी तरीके से। और इसमें कई तरीके के धाराएं हैं, आर्टिकल्स हैं जिसको कहते हैं, जिसमें बताया गया है कि अपराध क्या है, अपराध का प्रकार क्या है और इस अपराध के लिए दंड क्या दिया जाएगा। हम थोड़ा सा चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा ना बता के थोड़ा ही आप, तो चूँकि थोड़ा सा समय का अभाव भी है आपके पास, तो हम चाहते हैं कि एक ब्रीफिंग हो जाए ताकि हमारे दर्शक ये जान पाएँ कि इस श्रेणी में कौन कौन से अपराध आते हैं, उनका प्रकार क्या है। बहुत अच्छा सवाल है। धाराओं के तहत क्या क्या अपराध आते हैं, उससे प्रकार क्या है और उसमें सजा का प्रावधान क्या है, ये ज़रूर बताऊंगा। लेकिन एक चीज़ मैं सभी के लिए बता दूं, बच्चों के साथ जो 18 साल से कम के बच्चे हैं उनके साथ कई बार अगर यौन उत्पीड़न होता है, लैंगिक अपराध होता है, तो ऐसे मामलों में मीडिया उनका नाम, उनके पिता का नाम, और जो, चूँकि इसे मैं पहले बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि मीडिया इसमें ज़्यादा तेज़ी दिखाती है टीआरपी के चक्कर में, पाठकों को बढ़ाने के चक्कर में, तो ऐसी भूल ना करें, नहीं तो उनको भी सज़ा हो सकती है और 1 साल तक के लिए जेल भी हो सकती है।
किसी भी अवस्था में जो पीड़ित पक्ष है, जो पीड़ित बच्चा है, उसकी पहचान किसी भी अवस्था में, चाहे उसके गांव का नाम हो, चाहे उसके रहने के जगह का नाम हो, चाहे उसके परिवार रिश्तेदार फैमिली उसका नाम हो, किसी तरीके से कोई भी पहचान उजागर नहीं कर सकता है। अगर अपने मीडिया संस्थान में इस तरह का से करता है तो धारा 23 के अंतर्गत उसको सज़ा मिलेगी, और वो जो सज़ा है वो 1 साल तक की सज़ा हो सकती है। तो मीडिया वालों को भी मैं सावधान करना चाहूँगा, ये चेतावनी नहीं है, क्योंकि कानून है, भारतीय संसद में पास हुआ है, उसका सम्मान करना चाहिए, और अगर कानून का कोई भी उल्लंघन करता है तो उसको सज़ा माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित की जाती है। उसी के बारे में मैं जानकारी दे रहा हूँ। तो मीडिया के लोगों के लिए विशेष अपील है कि पीड़ित पक्ष का आप कभी भी पहचान उजागर न करें, किसी भी प्रकार से, ना रिश्तेदारी से, ना किसी फैमिली, किसी का नाम या उससे जुड़ा कोई भी सवाल। दूसरा कि धाराएँ क्या हैं, उसमें किस तरह के अपराध हैं। तो देखिए, इसमें 2 तरीके से कहा गया है। आपने किया होगा ऑड इवन, यानी हिंदी में उसको अगर हम कहें तो सम और विषम। तो इसमें जो विषम संख्या है वो क्या करता है, निर्धारित करता है कि अपराध का प्रकार क्या अपराध है, और जो सम संख्या है वो करता है उस अपराध के लिए दंड क्या है। मतलब स्पष्ट जान लीजिए, ऑड इवन जो मैंने कहा यानी सम और विषम। सम जो धाराएं हैं, जैसे धारा 3, धारा 4। अब धारा 3 में क्या है, ये बताया गया कि अपराध का प्रकार क्या होगा बच्चे के साथ। धारा 4 में उस अपराध के लिए दंड क्या निर्धारित होगा। तो धारा 3 जो है सबसे अहम धारा है, इसको कहते हैं प्रवेशन लैंगिंग, ठीक है, उत्पीड़न। इसमें जो है प्रवेशन मतलब कोई भी व्यक्ति 18 साल से कम बच्चे के, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, महिला पुरुष कोई भी अगर 18 साल, मैं कानून की भाषा में बताऊंगा, कानून में जैसे बताया गया है उसी तरीके से मैं उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि कानून से इतर हम नहीं बोल सकते हैं, संसद द्वारा इसको किया गया है। अपना अगर वह लिंग की बात मैं कर रहा हूँ, किसी भी सीमा तक बालक मतलब लड़का लड़की, उसकी योनि, उसके मुंह, मूत्र मार्ग या गुदा मार्ग में प्रवेश करता है, बालक उसके साथ किसी या बालक से किसी अन्य से करवाता है, दोनों स्थितियों में, तो उसे इस धारा के अंतर्गत दोषी माना जाता है, यानी अपराध माना जाता है। दूसरा, किसी बालक किसी भी मार्ग में अगर वो करता है, अपना मुंह भी अगर उसके साथ लगाता है या किसी व्यक्ति से करवाता है, यानी कुछ भी प्रवेशन, इसीलिए मैंने उसको कहा है प्रवेशन लैंगिक हमला, यानी प्रवेश कराना, चाहे वो लिंग प्रवेश कराए, चाहे कलम पेंसिल या कोई भी वस्तु प्रवेश कराए, तो प्रवेशन लैंगिक हमला होता है। और ऐसी स्थिति में अगर कोई ये अपराध कोई व्यक्ति करता है, किसी तरह का फिजिकल कॉन्टैक्ट अगर हो रहा है, चाहे वो मुंह भी लगाता है तो कुछ तरीके से, तो उसको हम धारा 3 के अंतर्गत दोषी मानते हैं। और इसमें इसके लिए धारा 4 में सजा का प्रावधान किया गया है। और ये जो सज़ा है, यह सज़ा जो है उसको आजीवन कारावास तक भी कर सकती है, लेकिन 7 वर्ष से कम नहीं होगी, ये जान लीजिएगा। और जुर्माना भी लगाया जा सकता है, यानी जुर्माना भी लगेगा और सज़ा भी होगी, और ये 7 वर्ष से कम नहीं होगी, आजीवन कारावास तक जा सकती है। मैं आगे और बताऊंगा, जैसे मैंने बताया कि 2018 में, अप्रैल 2018 में एक संशोधन हुआ था, हाँ, जिसमें मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है, तो उसको मैं बताऊंगा आगे चल करके। लेकिन चूंकि जो 2012 में एक्ट बना, कानून पास हुआ, उसकी बात मैं कर रहा हूँ, बेस कानून। जी। अब एक होता है गुरुतर प्रवेशन उल्लंघन। देखिए, प्रवेशन यहाँ भी हो रहा है, हमने धारा 3 में क्या बताया, प्रवेशन लैंगिक हमला। अब धारा 4 में उसका सजा बताया कि कम से कम 7 वर्ष और आजीवन कारावास तक जुर्माना भी लग सकता है। अब हम अगर बात करें कि गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला क्या है, तो कोई भी लोक सेवक जिस पर हम विश्वास करते हैं, जिसको सरकार ने हमारी सेवा के लिए लगाया है, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो महत्वपूर्ण पद पे बैठा हो, अगर पुलिस वाला हो गया, पुजारी हो गया मंदिर का, लोक सेवक उसको गरिमा है, जी, कोई शिक्षक हो गया, कोई डॉक्टर हो गया, कोई नर्स हो गई, क्योंकि इसमें महिला भी दोषी हो सकती है, पुरुष भी दोषी हो सकता है। इस कानून ने बराबर दोषी माना है, अगर कोई भी कर सकता है, क्योंकि इसमें प्रवेशन ही की बात नहीं हो रही है, उसके साथ कुछ भी, जैसे जो मैंने अभी दिल्ली कांड बताया, उसमें देखिए उसके साथ जघन्य अपराध किया गया था। तो ऐसे में कोई चीज़ प्रवेश करा जाती है, तो ये गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला हुआ है कि कोई लोक सेवक, पुलिसकर्मी, डॉक्टर, टीचर, कोई भी अगर इस तरह का कृत्य करता है, या उसके कस्टडी में इस तरह की चीज़ होती है, या कोई सशस्त्र सीमा बल का कोई व्यक्ति है, कोई भी इस तरह का करता है, बलपूर्वक करता है, लोक सेवक होते हुए वो प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, या अस्पताल सरकारी प्राइवेट हो, किसी प्रकार का हो, प्रबंध कर्मचारियों का हो, किसी प्रकार का शैक्षणिक संस्था हो, धार्मिक संस्था हो, या कोई भी सामूहिक, जिसको हम क्या कहते हैं, गैंग रेप,
अगर इस तरह का गैंग रेप होता है तो इसको हम गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला मानते हैं, और ऐसी स्थिति में उसके लिए दंड बढ़ जाता है, एक कम से कम 10 साल का होगा, जुर्माना भी लगेगा, आजीवन कारावास तक हो सकता है। और जैसा मैंने बताया कि जब संशोधन किया गया था, उस संशोधन में बताया गया था कि जो उम्र बांटी गई है वो 16 वर्ष तक के लिए और 12 वर्ष से नीचे के लिए, तो क्योंकि जघन्य माना गया ना, तो ऐसी स्थिति में उसको जब तक मृत्यु नहीं हो जाती तब तक उसको सज़ा मिल सकती है। तो कोई भी गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला जो करने वाला व्यक्ति है तो उसकी अवधि कम से कम 10 साल होगी और वो आजीवन कारावास तक उसको दंडित किया जा सकता है, जुर्माना भी लगाया सकता है। अब अगर हम लैंगिक हमले की बात करें, देखिए लैंगिक हमला धारा 7 में आता है। धारा 5 में क्या है, हमने बताया कि गुरुतर प्रवेशन लैंगिक, कोई लोक सेवक, कोई जिस पर हम विश्वास करते हैं उसको किसी तरीके से कोई चीज़ वस्तु प्रवेश करता है, अपना लिंग प्रवेश करता है, अपना मुंह लगाता है योनि गुदा मार्ग मुँह मार्ग पर कहीं भी, तो गुरुतर प्रवेशन लैंगिक मामला माना जाएगा। ये धारा 5 के अंतर्गत आता है। धारा 6 में इसके लिए सजा का प्रावधान किया गया। ये सजा क्या होगी, कम से कम 10 साल, आजीवन कारावास, और जैसा कि 2018 में जो अमेंडमेंट हुआ उसके आधार पर मृत्युदंड भी दिया सकता है। अब हम धारा 7 की बात करें, धारा 7 क्या है, लैंगिक हमला। धारा 7 में हमने लैंगिक, देखिए अभी प्रवेश कराने की बात हो रही थी, अब लैंगिक हमला की बात हो रही है। इसमें थोड़ा सा अंतर समझना होगा। इसमें देखिए प्रवेश किया जा रहा है। लैंगिक हमला क्या है कि कोई व्यक्ति किसी बच्चे का, लड़का हो या लड़की, उसके किसी भी प्राइवेट पार्ट को छूता है, तो स्पर्श करता है या किसी व्यक्ति से ऐसा करने के लिए प्रेरित करता है, तो ऐसी स्थिति में इसको लैंगिक हमला की श्रेणी में रखा जाता है और धारा 7 में इसका प्रावधान किया गया है। तो ऐसी स्थिति में जो किसी बच्चे के साथ गुदा को छुआ जा है, कोई व्यक्ति गुदा छू रहा है या स्तन छू रहा है या कोई भी उसके प्राइवेट पार्ट को छू रहा है, तो हमको बच्चों को स्कूल भेजने के पहले उसको गुड टच और बैड टच के बारे में बताना चाहिए और सामान्य अवस्था में बताना चाहिए, जिससे कि बाबू अगर तुम्हारे किसी कोई मुंह को छूता है, तुम्हारे किसी इस भाग को छूता है, पीछे छूता है, आगे छूता है, तुम आकर मुझे बताना। क्योंकि कई बार क्या होता है, बच्चे को जानकारी नहीं होती है और जानकारी न होने की वजह से लंबे समय तक उसका लैंगिक उत्पीड़न होता है और वो धीरे धीरे क्या होता है, मानसिक उसकी स्थिति खराब होती जाती है, बच्चे को पता नहीं होता है। तो बच्चे को सभी लोगों को गुड टच और बैड टच बताना चाहिए। ये बहुत जरूरी है आज के दौर में, क्योंकि लोगों की जो मेंटलिटी है, जो सोचने की क्षमता है वो बदल चुकी है। अब लैंगिक अपराध बढ़ा है, सजाएं भले कड़ी की गई हों लेकिन लैंगिक अपराधों में कमी नहीं आई है। तो ऐसी अवस्थाओं में बच्चे को बताना चाहिए, जिससे बच्चा बताए, क्योंकि कई ऐसे मामले आए हैं जिसने बच्चे ने बताया है, जो परिवार जागरूक थे और उसमें सजा हुई है लोगों को। तो हमको भी जागरूक होने की ज़रूरत है, इसमें शर्म करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे बच्चे का सवाल है। दूसरा, गुरुतर लैंगिक हमला। देखिए, एक तो हमने पहले भी बात किया कि प्रवेशन गुरुतर लैंगिक हमला, अब यहाँ गुरुतर लैंगिक हमला, इसी प्रकार का काम जो मैंने आपको धारा 7 में बताया, धारा 9 में क्या है, इसी प्रकार का काम अगर कोई लोक सेवक करता है, वो पुलिस अधिकारी है, थाने की सीमा के अंदर हुआ है, नियुक्ति के अंदर कोई भी कर लिया हो, या किसी परिसर में हुआ है, भले वो पुलिस ना हो, हॉस्पिटल में हुआ हो, या कोई सशस्त्र सीमा बल से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, उसके सीमा के अंतर्गत हुआ हो, कोई भी लोक सेवक हो जो बालक पर लैंगिक हमला कर कई जगह का संप्रेषण गृह होता है जहाँ बच्चों को इस तरह के बाद अपराध के बाद रखा जाता है, वहाँ भी इस प्रकार के हमले हो सकते हैं, केसेस आते हैं। उनकी अवरक्षा की और देख रेख में इस तरह का अगर कोई हमला करता है, कोई अस्पताल, सरकारी अस्पताल, चाहे प्राइवेट हो, चाहे शैक्षणिक संस्था हो, चाहे धार्मिक संस्था हो, कोई सामूहिक अगर इस तरह का करता है। और एक चीज़ और है, इसमें कई बार गर्म पेय पदार्थ भी उसके जो प्राइवेट पार्ट हैं छुआ दिए जाते हैं, उसके जनेंद्रिय जो उस पर छुआए जाते हैं। तो और कई बार बच्चा अक्षम्य भी हो सकता है ऐसी स्थिति में। तो और बार बार अगर इसको कोई दोहराता है, जैसे लैंगिक हमला जो है, गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला, बार बार अगर कोई व्यक्ति, मैं सामान्य व्यक्ति हूँ, बार बार दोहराता हूँ, तो उसको गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला, गुरुतर लैंगिक हमला माना जाएगा, भले मैं सामान्य हूँ, लोक सेवक ना हूँ। तो ऐसी स्थिति भी अगर कर रहा है, और अगर कोई 12 वर्ष से कम आयु के वर्ष के बच्चे पर भी कर रहा है, तो वो भी बार बार कर रहा है, तो भी ये जो है गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला में आएगा। कोई बालक को सेवा प्रदान करने वाली एजेंसी हो, इस तरह की चीज़ें हैं, तो धारा 9 के अंतर्गत ये आती हैं। सजा का प्रावधान नहीं, धारा 9 के अंतर्गत इस तरह के जो अपराध हैं उसको इंगित किया गया है। हाँ, देखिए फिर से एक बार दोहरा दूं, एक तो होता है प्रवेशन लैंगिक हमला धारा 3 के अंतर्गत, और धारा 4 के अंतर्गत इसके सजा का प्रावधान किया गया है, जिसमें 7 से लेकर के आजीवन कारावास तक की सजा है। दूसरा है धारा 5 में जो है उसको प्रवेशन लैंगिक हमला कहते हैं, और इसके अंतर्गत धारा 6 में उसके सजा का प्रावधान किया गया है। इसमें कोई भी लोक सेवक करता है या आजीवन कारावास और
मृत्युदंड तक की सेवा मतलब सजा दी जा सकती है। इसी तरीके से साथ में लैंगिक हमले की बात की गई, कोई बच्चे के किसी प्राइवेट पार्ट को स्पर्श करता है, छूता है, उस पर गर्म पदार्थ लगाता है, कोई ऐसी चीज़ करता है तो उसके 8 के अंतर्गत सजा का प्रावधान किया गया है। उसी तरीके से जो धारा 9 है उसमें कोई प्रोफेसर लैंगिक हमला करता है तो प्रोफेशन कर रहे हैं, उसमें लैंगिक हमला करता है लोक सेवक, तो ऐसे में उसको आजीवन कारावास तक हो सकती है, लेकिन वो कम से कम 5 वर्ष की सज़ा तो होगी ही, और वो 7 वर्ष तक भी बढ़ती है। कभी कभी कोर्ट अपराध की जघन्यता को देखते हुए उसको बढ़ा सकता है और जुर्माना भी लगाया सकता है। तो उसके लिए एक और हम अगर बात करें, कई बार धारा 11 में एक प्रावधान किया गया, कई बार बच्चों का उपयोग फिल्म बनाने के लिए अश्लील प्रयोजनों के लिए किया जाता है। ऐसी भी अपराध अगर किए जा रहे हैं तो धारा 11 में इसका वो किया गया है, उसके शरीर का कोई भी भाग वो प्रदर्शित नहीं कर सकता, नंगा भाग उसका प्रदर्शित नहीं कर सकता, चाहे फोटोग्राफ हो, चाहे वो CD हो, DVD हो, कोई चैनल हो, प्रवेश नहीं कर सकता। कई बार हम देखते हैं कि जो TV चैनल है, फिल्मों में बच्चे को नंगा दिखाया जाता है। अगर इस पर स्टैंड कर दिया जाए और हम इस पर उसके खिलाफ कोर्ट में केस करें तो अपराधी होगा, और ऐसे में उसको धारा 12 के अंतर्गत लैंगिक उत्पीड़न का दोषी माना जाएगा, और अगर ऐसा होता है 3 वर्ष तक की सजा दी जाएगी और जुर्माना भी दिया जा सकता है। यानी हमको जागरूक होने की जरूरत है। ऐसे बच्चों को, कई बार बच्चों का फिल्म गार्जियन की नाजानकारी की वजह से उनको बना लिया जाता है और उसको नंगा दौड़ाया जाता है। नहीं दौड़ा सकता कोई बच्चे को ऐसा, अगर ऐसा होता है तो धारा 12 के यानी धारा 11 में उसको हम अपराध मानेंगे और उसके अंतर्गत 12 में जो है उसका वो करेंगे। अश्लील प्रयोजनों के लिए और भी धारा 13 में भी इस तरह की बात की गई है, जैसे स्पेशल रूप से टेलीविज़न और मीडिया इंटरनेट को लेकर इसमें किया गया है। मुद्रित रूप में या वीडियो रूप में अगर ऐसा कोई करता है, उसके जननिधियों का प्रदर्शन करता है, ऐसा अक्सर होता है धारा 12 में। तो 13 में बात कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में उसको जो है सजा का प्रावधान किया गया है। अच्छा, 12 की बात मैंने तो की, 12 में ही तो मैंने बात बताया कि आपको उसको सजा देना है। और इस स्थिति में बालक का किसी प्रकार का कोई छायाचित्र, कोई फोटो, कोई वीडियो नहीं बनाया जा सकता है। किसी भी तरीके से अश्लील प्रयोजन के लिए अगर वह बच्चे का उपयोग करता है तो तभी उसको दंडित किया जाएगा। और अगर हम बात करें कि इसके जांच की बात, तो न्यायालय ने और इस कानून ने बड़ी सुरक्षा बच्चों को प्रदान की है। बच्चे को जिस भाषा में बताएगा बच्चा, उस भाषा में उसको लिखना है। अच्छा। बच्चे को किसी तरीका का सबूत नहीं पेश करना है। कई बार क्या होता है, जो FIR कराता है, जो पीड़ित होता है उसको सबूत भी पेश करने होते हैं दोषी साबित करने के लिए, लेकिन बच्चे ने कहा कि मेरे मुंह पर किस किया गया, मेरे होठों का किस किया गया, तो वो मान लिया जाएगा। वो मान लिया जाएगा कि ऐसा हुआ, उसको सबूत देने की जरूरत नहीं है बच्चे को। वही एविडेंस। हाँ, अगर उसको भोजपुरी में बोलता है तो भोजपुरी में वो जिस भाषा में बताता है उसे लिखना है। दूसरा, कई बार भाषा, पुलिस अधिकारी, जांच अधिकारी को भाषा समझने में कठिनाई आती है, तो ऐसी स्थिति में दुभाषिया का भी प्रयोग किया जाता है। बच्चे को सादी वर्दी में पुलिस वाला मिलेगा, कभी वर्दी में जांच नहीं करेगा, कभी भी बच्चे को थाने नहीं बुलाया जाएगा, कभी भी जांच पड़ताल के लिए, पूछताछ के लिए रात में कभी नहीं होगा। और जो भी जांच पड़ताल होगी वो दृश्य श्रव्य संसाधनों के सामने होगी, जिससे जो बच्चा कर रहा है उसमें तोड़ मरोड़ ना हो। कभी भी रिपोर्ट तैयार करते समय उसकी जांच के दौरान उसकी वीडियोग्राफी होनी जरूरी है। इतनी सारी चीज़ें करने के बाद, अच्छा, और एक चीज़ है इसमें, अपराधी को अपने बचाव के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करना होता है, ना कि पीड़ित को। तो पूरी तरीके से ऐसा कानून फास्ट ट्रैक में इसका मुकदमा चलता है और जल्दी इसमें निर्णय आता है। तो कोई भी कानून इतना अच्छा नहीं है जो इतनी तेज़ी से, इतने पारदर्शी तरीके से न्याय दिलाने में वो करता हो। त्वरित न्याय के लिए ये। और इसमें IPC से बढ़ कर, IPC हट करके के तमाम चीज़ों का प्रावधान किया गया है। इसमें जो शिकायत करनी है, जो जनपद में किशोर न्यायालय होते हैं वहाँ पर शिकायत होती है, उसके बाद फास्ट ट्रैक में कोर्ट केस चलेगा। इस तरीके से तमाम चीज़ें हैं। और दूसरा जो है, जहाँ बच्चा निवास करता है वहीं जाकर के पुलिस अधिकारी उसकी जांच करेगा, कहीं दूसरी जगह पर उसको बुला करके नहीं करने। और दूसरा यह है कि अभियुक्त के संपर्क में बच्चे को नहीं आने देना है कभी भी। कई बार क्या होता है, इतना जघन्य अपराध हो जाता है कि अभियुक्त जो है वो, अभियुक्त का चेहरा देख करके उसको डर आ जाता है, और जब डर जाता है बच्चा, तो वो जो बताना चाहता है नहीं बताए। कभी भी
पुलिस वाले या जांच अधिकारी अभियुक्त के सामने बैठा करके बच्चे को या अभियुक्त के संपर्क में ला करके जांच नहीं करेंगे, ना ही वो अभियुक्त के संपर्क में लाने देंगे। 24 घंटे के अंदर हर हाल में बच्चे को संप्रेषण गृह जो जहाँ पर उनको संरक्षण प्रदान किया जाता है वहाँ या तो अस्पताल में अगर भर्ती कराने की नौबत है तो उसको भर्ती कराना पुलिस की जिम्मेदारी है। दूसरा जो है मजिस्ट्रेट भी इसकी रिपोर्ट जो है जल्दी करता है, तलब करता है, और इसकी पहचान कभी भी कोई भी पुलिस अधिकारी मीडिया में उजागर नहीं होने दे सकता है। अगर ऐसा करता है तो पुलिस अधिकारी भी उसके लिए दोषी माना जा सकता है। तो इसके लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना का प्रावधान किया गया है। और जैसा मैंने आपको आगे बताया कि मीडिया इसमें किसी तरह का ट्रायल नहीं कर सकती है, ना किसी तरीके से वो कर सकती है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर लंबी चर्चा की जा सकती है, लेकिन चूँकि समय का अभाव है मैंने सामान्य चीज़ें धारा 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और एक धारा 23, 24 जो है उसको बता दिया है, क्योंकि ये सामान्य धाराएं हैं। इसके अंतर्गत क्या सज़ा का प्रावधान है। हाँ, मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि अगर जो 2018 में अप्रैल 2018 में जो थोड़ा सा संशोधन किया गया था दिल्ली कांड के बाद, उसको जानना जरूरी है, क्योंकि उसमें कुछ कड़े प्रावधान किए गए हैं। कोई भी व्यक्ति अगर मान लीजिए किसी भी बच्चे 18 साल से कम के बच्चे के साथ, लड़के या लड़की के साथ रेप या लैंगिक उत्पीड़न करता है तो उसमें कुछ कड़े प्रावधान हैं। तो उसको मैं बताने की कोशिश करूँगा कि अगर 16 वर्ष से कम उम्र का वो बच्चा है और उसके साथ कोई रेप करता है तो उसके उस मामले में वो 10 से 20 साल, पहले जो मैंने बताया ना जी, अब उसमें थोड़ा संशोधन हुआ है, तो ऐसी मामले में 10 से 20 साल तक की सज़ा होगी। और वो जघन्यता के अपराध आधार पर उसको मृत्युदंड भी दिया। हाँ, लेकिन आजीवन कारावास तो उसको होना है और वो मृत्यु तक रहेगी आजीवन कारावास। यही केस अगर 12 वर्ष के लड़के या लड़की के साथ किया जाता है तो कम से कम 20 वर्ष की सज़ा होगी और वो मृत्यु तक बढ़ाई जा सकती है। अगर जघन्य या जघन्यतम श्रेणी में है तो उस कोर्ट उसको मृत्यु की सज़ा दे सकता है। और मैंने पहले भी बताया किसी भी 18 साल के कम या लड़के या लड़की के साथ उसको चूमना, चाटना, उसके किसी अंग को छूना, किसी जगह का प्रवेश करना, पीछा करना, हाँ उसको पीछा भी करना, फिजिकल करना, और उसके अलावा उसके छायाचित्र बनाना, उसके किसी अंग का ऑडियो वीडियो के रूप में प्रदर्शन करना, चित्र में प्रदर्शन करना, इस सारी चीज़ें पॉक्सो के अंतर्गत आता है। पॉक्सो बहुत ही कड़ा कानून है। कोई भी अगर बच्चे के साथ इस तरह की हरकत करने की इच्छा रखता है या कर रहा हो तो सावधान हो जाए, क्योंकि ये कानून आपको छोड़ने वाला नहीं है। और अगर इसके बारे में कोर्ट को पता चलता है, पुलिस को पता चलता है तो कड़ी सज़ा मिल सकती है। और अगर आप इस तरह के कार्यों में लिप्त हैं तो आपको मृत्युदंड तक की सज़ा मिल सकती है, आजीवन कारावास तक की सज़ा मिल सकती है, जिसमें आपकी मृत्यु तक की सज़ा को शामिल किया गया है। बाकी इसमें जुर्माने की भी सज़ा का प्रावधान किया गया है। तो सावधान हो जाइए। और सभी गार्जियन से, सभी अभिभावकों से गुजारिश है कि अपने बच्चों को बैड टच, गुड टच के बारे में ज़रूर बताएं, जिससे जो धारा 11, 12, 13 के अंतर्गत जो अपराध हैं पॉक्सो में किए गए हैं उससे बचाव कर सकें बच्चों को। तो बहुत ही अच्छा और अहम चर्चा का विषय धर्मेंद्र पांडे जी ने रखा था। और गाँव गाथा को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, धर्मेंद्र पांडे जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि इसको आपने लोगों तक पहुँचाने का आप जरिया बने जी। तो दोस्तों, आप थे श्री बृहस्पति पांडे जी, एक एक्टिविस्ट हैं, और इस चर्चा में जिस मुद्दे पे हमने बात की है बहुत ही अहम मुद्दा है, बहुत ही गंभीर मुद्दा है। इसी तरह के वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक बहुत